बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, नेशनल जुडिशल पॉलिसी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर हड़ताल की गई है और सिंध हाई कोर्ट समेत मलीर में भी अदालतों का बायकॉट किया गया है। अवाम पुलिस के रवैये से तंग आकर मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत से रुजू करते हैं। कमेटी फौरी तौर पर फैसला वापस ले, ये कहना है अली अहमद कुर्द का। और अब 20 और 21 यानी 2 दिन तक के लिए मज़ीद अदालती जो निज़ाम है या अदालत की जो कार्रवाई है उसका बायकॉट किया जाएगा वकला की जानिब से। ये अब जो 22A की तरमीम की गई है उसके ख़िलाफ़ ये तमाम जो है ये अपील की जा रही है हड़ताल की, जिसकी वजह से अदालतों में आजकल समाअत नहीं हो पा रही है। मुख्तलिफ़ केसेस इस वक्त पेंडिंग हैं, मुख्तलिफ करप्शन केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन फिर भी अदालतों में समाअत नहीं होने दी जा रही। वकला की जानिब से इस पर कम्प्लीट बायकॉट किया जा रहा है और आम लोग जो हैं वो भी परेशान हैं, इसलिए कि बहुत से लोगों की ज़मानतों की जो है ना वो समाअत होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ केसेस हैं जो कि फ़ैसल होने होते हैं, लेकिन अदालती प्रोसेस का चूँकि बायकॉट किया जा रहा है वकला की जानिब से, इसलिए सिंध हाई कोर्ट समेत मलीर की अदालतों में भी बायकॉट देखने में आ रहा है। और किसी सूरत भी जो है अदालत का जो निज़ाम है या समाअतें वो चलने नहीं दी जा रही। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर कराची बार एसोसिएशन नईम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम कुरैशी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम जी नईम कुरैशी साहब, बताइएगा कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के खिलाफ जो वकला की जानिब से हड़ताल की जा रही है, सर क्या वजह है, कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी वजह से इस हड़ताल की कॉल दी गई है? नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के 7 जजेस, जिसमें 7 चीफ जस्टिस थे, 4 सूबों के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद की चीफ जस्टिस, फेडरल शरीफ कोर्ट के चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, मारवाए आइन हमने मारवाए आइन पहली दफा हमने सुना कि जो आइन से मुतसादिम हो। जब हम रूल ऑफ लॉ के लिए बात करते हैं और हम आइन की सरबलंदी की बात करते हैं, आइन के तहत ओथ लेते हैं, तो आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इसको खत्म कर दिया जाएगा। देखिए जो 22A और 22B के डायरेक्ट जो है आइन का पार्ट है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई आदमी सर ये शेख 22A क्या कहती है, पहले डिफाइन कर दीजिएगा। देखिए 22A और 22B की जो डेफिनेशन है कि सेशन जज के पास जाकर, अगर जैसे पुलिस स्टेट हमारे मुल्क में पुलिस स्टेट है, अब पुलिस स्टेट रह के कुछ भी आदमी जो है हिसाब हासिल नहीं कर सकता, ना SHO से मुलाकात कर सकता है, ना SP से मुलाकात कर सकता है। आम गरीब आदमी, पूरे पाकिस्तान का गरीब आदमी की अप्रोच SHO तक या SP तक नहीं है। तो इसके लिए जब वो दरखास्तें 4-4 दिन 5-5 दिन एक हफ्ते थानों में चक्कर लगा के वो मुकदमे के जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो जो है वो आ जाता था बार एसोसिएशन में या वकील के पास या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो सेशन जज को 22A की दरखास्त देता था कि मैंने TCS और रजिस्ट्री और इन पर्सन दरखास्तें वसूल करवाई, लेकिन हमारी FIR मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। उसकी सेशन जज साहब वो पहले SHO को नोटिस देते थे, SHO को नोटिस बुलाया जाता था, फिर कमेंट्स मंगाए जाते थे सेकंड डे, फिर थर्ड डे जो है 154 का मुकदमा कायम करने की हुक्म दिया जाता था। 154 जो भी थानेदार, किसी भी पाकिस्तान के किसी भी जगह का थानेदार वो जिम्मेदार है कि 154 का मुकदमा दर्ज करे। जो एक आदमी मुकदमा मुद्दई आता है उसमें मुकदमा दर्ज करने का पाबंद है। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, मुकदमा दर्ज करने की बजाय चक्कर लगवाए जाते थे और उनको परेशान किया जाता था और रिश्वत का बेइंतहा एनवायरमेंट था। इसकी वजह से 22A के जो ऑर्डर के तहत थोड़ा सा इंसाफ मिल जाता था। अब वो मारवा आइन इक़दाम करके 7 चीफ जस्टिस ने कह दिया कि साहब ये 22A और 22B खत्म कर दें। हम कहते हैं उससे एक टाइम फ्रेम दिया था कि 7 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में SP जिम्मेदार होगा, SHO जिम्मेदार होगा, अगर FIR सेशन जज उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और उसकी बजाय यकसर उसको कानून को इतलाक कर दिया गया कि 6.5 लाख मुकदमा एकदम खत्म कर दिए। नेशनल जुडिशल काउंसिल जो है वो क्या कहती है कि इसमें मतलब क्या इस पे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या कोई यकीन दहानी कराई गई है या वकला स्ट्राइक कर रहे हैं? आइन से बालातर ना मैं हूँ, ना अदलिया है, ना कोई जो आइन से काम करके आइन से बार इकदाम हुआ है। इसकी वजह से हम जो है बार कौंसिल, बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल सबने मिलकर जद्दोजहद की है
अब हमें मालूम हुआ है कि आज जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पाकिस्तान बार काउंसिल और बार काउंसिलों को गया है और ये मसला खुशनुमी से हल हो जाएगा। और आइन की खबर में से पार्लियामेंट आइन को खत्म कर सकती है। आइन तो पार्लियामेंट जो है जो चाहे उसमें अमेंड कर सकती है, लेकिन हमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आइन को पामाल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा नईम कुरैशी साहब के जो अर्जेंट केसेस होते हैं क्या वो चलने दिए जाते हैं या उनका भी बाइकआउट किया जाता है? देखें, अर्जेंट केसेस का जहां तक ताल्लुक है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं जो अमल मुमकिन नहीं है। हमें फौजी अदालतों को हमने देखा, उसके बाद हमने सेक्रेटरी की अदालतों को देखा, दहशतगर्दी की अदालतों में 5-5 मुकदमा पेंडिंग है, जिसमें जज को हल्फ उठाना होता है कि मैं 1 हफ्ते में फैसला करूंगा, 8 दिन में फैसला करूंगा, 15 दिन में फैसला करूंगा, 21 दिन में फैसला करूंगा। 5-5 साल तक से एक किस्म के मुकदमा की तादाद हजारों है, 5-5 साल से पेंडिंग मुकदमा है और कन्विक्शन रेट जो है वहां पर भी 30% है, 70% इक्वटल है। जब तक गवाहों को तहफुज नहीं दिया जाएगा, गवाहों को तहफुज न दिए जाने की वजह से एक खौफ है, कोई आदमी गवाही देने के लिए तैयार नहीं था, इस वजह से कन्विक्शन रेट कम है और इक्वटल ज्यादा है। ठीक है, तो अब आगे क्या लाएमल इख्तियार किया जा रहा है? 20 और 21 को टोटली बाइकआउट किया जाएगा अदालती कार्रवाइयों का? देखें, आज भी हड़ताल है और कल भी स्ट्राइक कॉल दी है और मैसेज ये पहुंच गया। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी और हमने तमाम इख्तियारात अपने रेजोल्यूशन बार एसोसिएशन के, बार काउंसिल के, पाकिस्तान बार काउंसिल के ज्वाइंट मीटिंग के रेजोल्यूशन तमाम पाकिस्तान की जुडिशरी को भिजवाए, तमाम चीफ जस्टिस को भिजवाए। अगर उसमें नेगोशिएशन की बात होगी तो सबसे पहले मारवा आइन इक़दाम कोई भी वकील कबूल नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई उम्मीद की जा रही है कि इन शेखों को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा या ये कि इसी तरीके से ही हड़तालें चलती रहेंगी? बहाल देखें, बहाली हमारा मसला नहीं है, खत्म कोई नहीं कर सकता। आइन के किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट के जरिए खत्म किया जा सकता है, सेनेट के जरिए खत्म किया जा सकता है, मेंबरान पार्लियामेंट खत्म कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से न वजीर आजम खत्म कर सकता है, न सदर पाकिस्तान खत्म कर सकता है और न ही कोई जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जुडिशियल पॉलिसी वर्किंग कमेटी खत्म कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त दिया। अब नाज़रीन देखना ही होगा कि किस तरह से अवाम मिलता है, क्योंकि अवाम को जब रिलीफ नहीं मिलता पुलिस की वजह से और पुलिस के रवैये से अवाम नाला होते हैं तो फिर वो अदालतों का रुख करते हैं। और ये शेख चूँकि पाकिस्तान के आइन में मौजूद थी और उसको ये इख्तियार नहीं रखती, जैसे इनका मौक़िफ़ है नईम कुरैशी साहब का कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी में जो इसको ख़त्म किया गया है तो ये ख़त्म करने का इख्तियार नहीं था। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाता है, ये शिक़ें दोबारा बहाल की जाती हैं या इसी तरह वकला हड़ताल करते रहते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब कुछ बात करते हैं अपोजिशन के हवाले से और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से। मेयर कराची वसीम अख्तर की रिहाइश गाह पर मुस्लिम लीग फंक्शनल के सदर पीर सैयद सदुद्दीन शाह की MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से अहम मुलाकात हुई है और जिसमें सिंध की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा फंक्शनल मुस्लिम लीग का ये कहना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर मुत्तहदा अपोजिशन का मौक़िफ़ एक है, यानी चाहे वो GDA हो या वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, सिंध में अपोजिशन में हमें काफ़ी इत्तेहाद नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से। इसलिए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो दरअसल एक वॉचडॉग का किरदार अदा करती है, एहतसाब करती है, हर तरीके से नज़र रखी जाती है ट्रेजरी बेंचेस पे बैठ के या फाइनेंशियल जितने मैटर्स होते हैं जो हुकूमत पैसे खर्च करती है, जो तरक्याती मंसूबों पे फंड्स खर्च किए जाते हैं, उनका दरअसल हिसाब किताब लेना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हाथ में होता है। यही वजह है कि किसी सूरत भी सिंध हुकूमत ये नहीं चाहती कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो अपोजिशन में से किसी को दे। हालांकि अगर हम वफाक में देखते हैं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो अपोजिशन को दी गई है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपस में दस्तखत किए हुए हैं, उसमें यही है कि जी ट्रेजरी बेंचेस पे जो भी होगा वो
अपोजिशन को देगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप। बहरहाल इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा अली खुर्शीदी साहब। हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम जी। आज मेयर कराची वसीम अख्तर की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग फंक्शनल के सदर पीर सैयद सदरुद्दीन शाह की MQM के रहनुमाओं से मुलाकात हुई और बड़ी खुशाइन बात है कि सिंध में अपोजिशन जो है उसमें काफ़ी इत्तेहाद पाया जाता है, ख़ास तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से। क्या कहते हैं सर आप? मेरे ख्याल से जो मौजूदा मुलाकात की बात कर रहे हैं जो कि वसीम अख्तर मेयर कराची जो है उनके घर पे हुई है मुस्लिम लीग फंक्शनल के अहदेदारान के साथ, तो उसमें बुनियादी एजेंडा वही है जो आवाम का एजेंडा है। और आवाम का एजेंडा ये है कि आवाम के जो बजट के पैसे होते हैं जो कि आवाम की प्रॉपर्टी होती है उस पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो जमहूरी नॉर्म्स हैं, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पूरी दुनिया में है, उसमें यही तरीकेकार रखा गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो है वो जिम्मेदारी वो अपोजिशन को दी जाए। क्योंकि उमूमन होता चला ये आया है कि पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं सूबाई हुकूमत की सिंध की, तो उसमें होता ये है कि दूध की रखवाली पे बिल्ली को ही रखा जाता है, यही रवैया चलता हुआ आया है। मगर इस दफा जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे एक फर्म स्टांस लिया है ज्वाइंट अपोजिशन ने, और वो यही है कि और कोर्ट भी यही किया जा रहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद जो दो हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं जिसको बड़ा उसको अहमियत देती हैं, तो उसमें भी तमाम चीजें नेशनल असेंबली में यही प्रैक्टिस रखी गई है। और मौजूदा असेंबली में भी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो जिम्मेदारी है वो लाख इख्तलाफ सियासी रखने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब को दी गई है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि यही प्रैक्टिस फॉलो करने का याद दिलाया जा रहा है कि सिंध सूबा जो है वो भी एक पाकिस्तान का सूबा है, तो जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स फेडरल में वफाक में फॉलो किए जा रहे हैं, डू द सेम इन प्रोविंस ऑल्सो। सर, जो सिंध हुकूमत है उसका ये कहना है कि अगर ऐसे ही प्रैक्टिस फॉलो की जा रही थी तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं दी गई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि एक हम सुबह मतलब उन्हीं की बात को सामने रख के अगर हम बात करें कि वहां पे जो है वो वफाक पाकिस्तान में जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैनशिप दे दी गई, तो वी आर डिमांडिंग द सेम थिंग। रही बात KPK की, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर इसका जवाब जो है वो PTI के हमारे जो दोस्त हैं वो दे सकेंगे। और मगर सूबे सिंध में जो हमारी डिमांड है वो बड़ी कैटेगोरिक है कि सिंध में चूंकि सूरत हाल सबके सामने है, अगर डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ में, एजुकेशन पे यहाँ पे मनोवन आवाम का पैसा आवाम तक मुंतकिल हो रहा होता तो 10 साल में सिंध की तकदीर बदल चुकी होती। आज 11वां साल है सूबाई हुकूमत का और यहाँ पर आवाम जो है वो बुनियादी मसाइल को ही रो रहे हैं, जिसमें पानी है, बिजली है और एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है। तो इन तमाम चीजों का बेसिक हमारा जो एम्फेसाइज है वो सूबे सिंध पर है। और मैं चूंकि मतलब MQM पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सूबे सिंध में हमारे पास जो सीट्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है सूबाई असेंबली में, तो उन चीजों को सामने रखते हुए एक वैलिड डिमांड की जा रही है और वैलिड डिमांड को उसको कंप्लाई करना जमहूरी नॉर्म्स में जहाँ पे जमहूरियत पनपती है और जमहूरी इक़दार को जो है फरोग देने की बात की जाती है, तो वहां पे ये हिस्सा जो है ये ऑपोजिशन का होता है। और सर ये बता दीजिएगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अगर मुत्तहदा अपोजिशन के पास आती भी है तो सर क्या कोई चांस होगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को ये चेयरमैनशिप दी जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में ही आएगी? मेरे ख्याल से ये सवाल तो उस वक्त पैदा होगा ना कि जब ये चेयरमैनशिप जो है वो अपोजिशन को दे दी जाएगी, तो उसके बाद एक सवाल होगा। सर तो ये सवाल ही पैदा होगा या आपस में आनी चाहिए? सर ये सवाल पैदा होगा या नाइत्तेफाकी का सबक मतलब एक सबब भी बन सकता है? मैं अगर जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस फॉलो हुई है 2008 के इलेक्शन के बाद, वो तो ये रही है कि जो अपोजिशन लीडर है उसका हक है पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप का। तो यहाँ पर भी उसी स्पिरिट में उसी बात को सामने रखते हुए यहाँ पे जो अपोजिशन लीडर है फिरदौस शमीम नकवी साहब, उनका पूरा राइट बनता है कि वो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसको हेड करे। सर समझते हैं आप कि सिंध हुकूमत मजबूर हो सकती है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दे, या ये हठधर्मी इसी तरह जारी रहेगी
असेंबलियों का इसी तरह बाइकआउट होता रहेगा अपोजिशन की जानिब से, यही तमाम मेरे ख्याल से बिल्कुल एक बहुत बेहतर सवाल है आपका। और यहाँ पर जो ज्वाइंट अपोजिशन है उसका मूड बड़ा क्लियर है, और उसका मूड बड़ा क्लियर इस तरह है कि पिछले 11 साल में जो यहाँ पर लूट खसूट का कारोबार गर्म रहा, सूबा सिंध में बिलखुसूस में बात करूं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए किसी न किसी को तो आवाज उठानी होगी, कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लग के अकाउंटेबिलिटी की बात करनी होगी। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट अपोजिशन का मूड है वो बड़ा क्लियर है कि यहाँ पर आवाम के पैसों को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, उनकी फलाह बहबूद पे जो पैसे लगाए जाते हैं, उनकी हेल्थ के अगेंस्ट जो पैसे लगाए जाते हैं, उनकी एजुकेशन के जो पैसे लगाए जाते हैं, उसके चेक एंड बैलेंस के लिए अकाउंटेबिलिटी लाजमी है। और ये एक बात पे तो तय है ना पूरे पाकिस्तान में ये बात कि तमाम मसाइल की जो बुनियादी जड़ है वो करप्शन है। जब तक हम करप्शन के तफरीद को खत्म नहीं करेंगे या मिनिमाइज नहीं करेंगे, तब तक इस तरक्की को हम भूल जाएं कि पाकिस्तान जो वो तरक्की करेगा या सूबा हमारा तरक्की करेगा। तो इस नासूर को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं तो स्टांस लेना होगा। तो ज्वाइंट अपोजिशन ने ये स्टांस लिया हुआ है कि हम जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली खुर्शीद साहब, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त दिया। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि क्या सिंध हुकूमत इस बात पर मजबूर होती है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मुत्तहदा अपोजिशन को देती है, या फिर इसी तरह से टाइम गेन किया जाता है, इसी तरह अपोजिशन का वॉकआउट चलता रहता है, इसी तरह अपोजिशन का एहतजाज चलता रहता है, असेंबली की कार्रवाई भी चल रही है। एक मकसद सिंध हुकूमत की जानिब से असेंबली की कार्रवाई को चलाने का ये भी है कि स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी जो हैं वो उतनी देर के लिए कम अज़ कम असेंबली की स्पीकरशिप संभालते हैं, और उन्हें ख़ास तौर पे जो 90 दिन का रिमांड उनके ख़िलाफ़ लिया हुआ है उससे उनको रिलीफ मिलता है, प्लस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उसे भी मौका मिलता है आगा सिराज दुर्रानी से मुलाकात करने का। और अब मतलब जिस तरीके से ख़ास तौर पे अपोजिशन की जानिब से ये भी कहा जाता है कि शायद ये इजलास इसीलिए बुलाया जाता है ताकि आगा सिराज दुर्रानी को रिलीफ भी दिया जा सके। बहरहाल अब हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिलाल गफ्फार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर ये बताइएगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मुतालबा अपोजिशन की जानिब से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाता है, लेकिन सिंध हुकूमत का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मिसाल नहीं कायम की कि मुत्तहदा अपोजिशन या अपोजिशन को जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दी जाती। फिर किस मुंह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि सिंध में अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मिलनी चाहिए? जी देखिए, इसमें तो पहले मैं पीपल्स पार्टी के डबल स्टैंडर्ड्स आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके स्टेटमेंट्स हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो फेडरल में कोई और पॉलिसी, सिंध में कोई और पॉलिसी। देखिए, हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्यों मांग रहे हैं कि 10 साल से ये हुकूमत। सर वैसे आप ये जो कह रहे हैं कि फेडरल में कोई और पॉलिसी और सिंध में कोई और पॉलिसी, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी फेडरल में कोई और पॉलिसी और केपीके में कोई और पॉलिसी, इसका जवाब क्या देंगे सर, ये मुझे बताएं ना आप। तो ये जो केपीके में जो रूल्स ऑफ बिजनेस जो 10 साल पहले बने थे, उस रूल्स ऑफ बिजनेस में ये आप कह लें एक स्पेस दी गई है। एक रूल्स ऑफ बिजनेस में ये मेंशन्ड है कि स्पीकर ऑफ द हाउस विल बी द स्पीकर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और अगर ऑपोजिशन वो उसमें आप रूल्स ऑफ द प्रोसीजर पढ़ लें, जो रूल्स ऑफ द उसमें आप है ना ये लिखा हुआ है। और अगर ऑपोजिशन को इतना ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की है ना केपीके में चाहिए थी तो बात करते हैं। उन्होंने तो मांगी नहीं है केपीके में हमसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उन्होंने तो कभी रूल्स को चेंज करने की बात ही नहीं की, उन्होंने तो डिमांड ही नहीं की। सर अगर डिमांड नहीं भी की गई है तो फिर भी अगर आप कानून के हिसाब से जिस तरह आप कह रहे हैं कि तो कोई बात नहीं, विफाक में अगर अपोजिशन को दे भी दी गई है तो हम केपीके में जो है वो अगर नहीं दी जा रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि अगर मैं ये नहीं कह रहा फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ये कह रहा हूँ उनकी सीरियसनेस, उनका इंटरेस्ट बता रहा हूँ। उनका सीरियसनेस का लेवल है कि दे डोंट गिव सीरियस कंसर्न फॉर पीएससी एंड केपीके, क्योंकि उनके उधर स्टेक्स ही नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि 10 साल में
जो सिंध के जो डेवलपमेंट बजट जो खर्च किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट 957 बिलियन रुपीस की इरेगुलरिटीज है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक वाहिद इंस्ट्रूमेंट है, वाहिद टूल है जिससे हम इनकी जो करप्शन है, जो इनके जो फंड्स की इरेगुलरिटीज हैं वो हम पब्लिकली एक्सपोज कर सकते हैं। अब देखें ना, जो सब्सिडीज दी गई हैं उसमें से आज जो उसमें जो केस बना है मुराद अली शाह साहब पे 7.92 बिलियन रुपीस की सब्सिडीज जो सिंध की आवाम का, जो गरीब आदमी का, जो टैक्स पेयर है उसकी जो सब्सिडीज लेके ये सिर्फ ओमनी ग्रुप को 7.92 बिलियन रुपीस की सब्सिडी दी गई है। तो हम तो कहते हैं कि हमें आपका 10 साल का हिसाब करने दें, अगर आप साफ है, अगर आप शफाफ है तो आप क्लियर होकर सामने आ जाएंगे। बिलाल साहब ये बताइएगा ना कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई मसला नहीं है केपीके में भी, अगर गवर्नमेंट अच्छी तरह बिजनेस चला रही है तो सर क्या मुजायका है कि आप मिसाल बनाएं और मिसाल के तौर पे नजीर बनाते हुए केपीके में, सर मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें, आपसे बिल्कुल आपको जवाब का मौका दूंगा। मेंगल ग्रुप को दी है केपीके में, नहीं तो अगर आप दे देते हैं केपीके में अपोजिशन को, बात तो करे, वो डिमांड तो करे, वहां पे वो डिमांड ही नहीं कर रहे। नहीं सर, बात ये ना कि एक मिसाल बनानी होती है ना कि सिंध हुकूमत का तो मुतालबा ही सिर्फ ये है कि जी केपीके में अगर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को नहीं दे रहे हैं तो फिर किस मुंह से आप नहीं ये बात नहीं है, इन्होंने केपीके की कभी बात नहीं की। वो सर मैंने जिनको लाइन पे लिया सर पीपल्स पार्टी से, जो पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हैं वो खुले अल्फाज में कहते हैं कि जी सबसे पहले केपीके में जाके देखें ना वहां कौन सी। मुराद अली शाह साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि अब सीओडी है वो आप साइन कर दें। सीओडी में तो 12 है ना शिकें थी, इन्होंने कौन से सीओडी में इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, बल्कि इन्होंने सबसे पहले इन्होंने सीओडी को इन्होंने है ना वायलेट किया। और जब यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो एमक्यूएम के वोटों से बने थे, और उस सीओडी में यह था कि एमक्यूएम की जो उस वक्त की एमक्यूएम लंदन थी उसका कोई है ना उसका साथ नहीं लेगा, तो इन्होंने तो खुद वायलेशन की है। ये जो आज की सर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बात कर ही नहीं सकती ना सर, इसलिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो आप लोगों ने साइन ही नहीं किया हुआ। तो फिर ये भी कहा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि या तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर ले और उसके बाद ठीक है हम देने के लिए तैयार हैं इनको। मैं यही तो कह रहा हूं, जो पहले जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जो 12 शिके वो पहले खुद तो इम्प्लीमेंट कर दें। ये जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, ये चार्टर ऑफ डकैती हो गया है, तुम मेरी करप्शन बचाओ मैं तुम्हारी करप्शन बचाऊं। हाँ तो ये तो इनका मुकमुका है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो ये बनी थी कि तुम हमारे खिलाफ केसेस नहीं खोलोगे, हम तुम्हारे खिलाफ केसेस नहीं खोलेंगे और बारियां आती रहेंगी। ये तो इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थर्ड फोर्स बनकर आई, और जो पहले दिन से हमारा था कि ये दोनों एक ही हैं, वो हमारा जो स्टांस था वो वैलिडेट हो गया है। ओके जी, बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ थे। मेट्रो न्यूज़ को वक्त देने का शुक्रिया। नाज़रीन आपको हम कुछ बात करना चाहेंगे, आज ख़ास तौर पे आलमी दिन मनाया गया, यानी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो है वो आज मनाया गया। इस हवाले से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का नाम भी आया और जो कि उन्होंने जिसमें वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के हवाले से ये कहा कि हर इंसान को दांतों की सेहत का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए, ब्रश करना चाहिए दांतों को, और अगर जो ख़ास तौर पे दांतों की बीमारियां, जो दो बीमारियां हैं, एक मसूड़ों की बीमारी है जिसे पायूरिया कहते हैं जिसकी वजह से मुंह से स्मेल भी आती है, एक दांतों में कीड़ा लगना, ये कैविटीज़ है। अगर सिर्फ हम एक आदत अपना लें यानी दांतों को प्रॉपर ब्रश करना शुरू कर दें तो ख़ास तौर पे ये जो दो बीमारियां हैं ये इनसे बचा जा सकता है। इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें, आइए आपको सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ये वीडियो पैगाम दिखाते हैं, उसके बाद आगे अपने प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। 20 मार्च बैनुल अक़वामी मुँह और दांतों की सेहत का दिन है, और दांतों की बीमारियों के हवाले से मुझे इस बात का यकीन है कि 90% बीमारियां सिर्फ इस वजह से होती हैं कि दांतों की सफाई ना हो। दो बीमारियां बड़ी आम सी हैं, जिनको एक को पायरिया कहते हैं जिसमें मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगते हैं, और दूसरी बीमारी है दांतों में कीड़ा लगना। दोनों बीमारियों का रुकाव उसमें हो सकता है कि ब्रशिंग और सफाई की जाए तो ये बीमारियां नहीं होंगी। टोटल प्रिवेंशन है इसके अंदर। तो मैं समझता हूं कि ब्रश का इस्तेमाल करें, बिल्कुल मिसवाक की तरह। इम्प्रूव फॉर्म है मिसवाक का, मिसवाक भी कर सकते हैं सुन्नत की पैरवी करने के लिए, और ब्रश भी ज़रूर कर सकते हैं। लिहाजा ब्रश का इस्तेमाल ऐसा है कि दिन में कम से कम 2 मरतबा करें, अच्छी तरह से करें, और इसका एहतमाम करें कि कहीं जा रहे हो तो भी ब्रश करें। अगर आप सफाई रखेंगे तो कीड़ा भी नहीं लगेगा
और मसूड़ों के अंदर भी खराबी नहीं होगी और दांतों की बीमारी नहीं होगी। सारी उम्र अपने दांतों के साथ आप गुजार सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहारत के एतबार से 15 या 20 हदीसें हैं जिसके अंदर उन्होंने मिसवाक के एतबार से ताकीद की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह में से बू आने से नफ़रत थी, लिहाजा वो कहीं मिलने जाते थे तो मिसवाक करते थे, वज़ू करते थे तो मिसवाक करते थे, रात को उठते थे तो मिसवाक करते थे। तो मैं उनकी पैरवी के एतबार से भी वो सेहत की बेहतरीन मिसाल है आज भी डेंटिस्ट्री के अंदर कि आप पाबंदी से अगर ब्रश कर लें तो दांतों की बीमारियां नहीं होंगी। तो 20 मार्च सेहत का दिन है, दांतों की सेहत और मुंह की सेहत के एतबार से, और अगर आप सुन्नत की पैरवी भी करें, तहारत का एहतमाम करें, दांतों की सेहत भी बेहतर हो जाएगी। इस पर यकीनन पूरे गौर के साथ अच्छी तरह से हर रोज़ ब्रश पाबंदी से करें। जी नाज़रीन, ये पैगाम आपने देखा जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जारी किया गया है, क्योंकि वो बहैसियत ख़ुद जो हैं वो पेशे के एतबार से डेंटिस्ट भी हैं। और अच्छी बात है कि एक नई मिसाल कायम हुई है कि इस तरह का वीडियो मैसेज जो कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए दिया गया है कि एटलीस्ट लोगों में ओरल हेल्थ यानी दांतों की सेहत के हवाले से जो है ना वो आगाही हो। अब हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर इमरान अली से जो कि डेंटिस्ट हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या जो दांतों की बीमारियां हैं उन पर काबू पाया जा सकता है और किस तरह से ब्रशिंग या इन तमाम प्रैक्टिसेस से कितना फ़र्क पड़ता है दांतों की बीमारियों में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं, क्या यानी पाकिस्तान में, हालांकि वैसे तो आजकल 21st सेंचुरी में बहुत अजीब सी बात लगती है कि हम आवाम को ये बताएं कि ब्रश करना दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। कितने फीसद लोग वैसे रेगुलर ब्रश करते हैं 2 टाइम, एक सुबह उठ के और एक रात को सोने से पहले? देखिए, अगर आप इस हवाले से बात करें ना तो सोसाइटी जो है हमारी, उसमें तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डल है कि लोग सुबह भी ब्रश करें और फिर शाम में भी। लेकिन जिन लोगों को शऊर है उन लोगों को इस चीज को आगे फैलाना चाहिए ना कि सबसे पहले तो मजहब के हवाले से कि आज से 14 साल पहले भी हमें हुक्म दिया गया सफाई का, हर नमाज के बाद, हर नमाज से पहले दांतों की खास सफाई का हुक्म दिया गया। तो ये कहना कि आज के दौर में लोगों को ये बताना नहीं, हर दौर में जरूरत रही है। और आज के दौर में तो खास तौर पे जबकि सोशल हैबिट्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, गुटखा, पान, सालिया वगैरह से, उससे डॉक्टर साहब एक अहम आपसे सवाल करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अक्सर वालिदैन जो है ना वो परेशान ये रहते हैं कि बच्चों को किस उम्र से ब्रशिंग की आदत डालनी चाहिए, या बच्चों को पहली जो मतलब टूथब्रश है वो कब देना चाहिए और कब बच्चों से ब्रशिंग स्टार्ट करवानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए स्पेशल टूथपेस्ट ब्रशेस अवेलेबल है मार्केट में। तो आपको 2, 2.5 साल, 3 साल उस बच्चे को रिंस कराना चाहिए। उसको जब आप खुद ब्रश कर रहे होंगे रात को तो बच्चा आपको, आपने देखा होगा बच्चे अक्सर आप जो आप कर रहे होते हैं उसी को कॉपी करते हैं। तो 3 साल, 3.5 साल की इससे आप उनको जब चॉकलेट्स वगैरह खिलाएं तो उनको ये आदत डालें कि एटलीस्ट वो रिंस कर लें, कुल्लियां कर लें, और रात को बिफोर गोइंग टू बेड लाजमी उनको ब्रश करवाएं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कुछ लोग वालिदैन के जहनों में ये होता है कि ये दूध के दांत हैं, ये तो वैसे ही गिर जाने, अगर इसमें कीड़ा लग भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों के दूध के दांत गिरेंगे, फिर जो नए दांत आएंगे उनकी हिफाजत कर लेंगे, इन दांतों से क्या फर्क पड़ता है? कीड़ा की मतलब अगर इसमें कीड़ा लग भी जाए या गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो डेसिडिव टीथ होते हैं यानी जो दूध के दांत है वो उसका जो बड होता है उसको भी खराब कर देते हैं। अगर आप ये सब अज्यूम करें कि आपके बच्चे के दूध के दांत में कीड़ा लग गया है तो वो अटैच तो बड के साथ ही है ना आपके। तो ये होता है कि अगर दूध के दांत खराब हुए हैं तो 90% श्योर है कि वो बड़े होने के बाद उसके जो असली दांत आएंगे वो भी खराब हो सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा जी। तो अच्छा सर, मिसवाक के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हमारा जो दीन इस्लाम है वो तो मिसवाक पे बहुत ज़्यादा जोर देता है, और अगर हम मिसवाक करें तो साइंटिफिकली भी ये बात साबित है कि मिसवाक से बेहतर ना कोई टूथब्रश है और ना कोई टूथपेस्ट है। जी बिल्कुल, 100% सही दुरुस्त बात है ये। देखिए, हमें तो हुक्म है ना कि हमें हर नमाज से पहले मिसवाक करनी है। अच्छा, अब जब आपने एज डेंटिस्ट मुझसे पूछा है तो मैं आपको बताऊं कि
बड़ी सादा सी एग्जाम्पल है कि जब आप ब्रश करते हैं ना तो वो फाइबर्स होते हैं टूथ ब्रश के, ठीक है। जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो वो आपके दांत को घिस रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मसवाक है उसमें ये एलिमेंट है कि वो आपके दांत को नहीं घिसती, उसका खुद जो रेशा होता है वो घिस रहा होता है, ठीक है। तो शायद ये बात रिसर्च पे अब तो साबित भी हो चुकी है, कॉमन सी बात है कि हमारे लिए तो मजहबी तौर पे अहम है कि हमारे लिए तो हुक्म है कि हमें सफाई में ईमान है, तो और टॉप प्रायोरिटी है उसकी। बेशक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त दिया। नाज़रीन, बहुत अहम टॉपिक है और हम सबको बात पे अहमियत देनी चाहिए कि कम से कम अपनी दांतों की सेहत का ख्याल रखें, दांतों की सफाई का ख्याल रखें। जो चीज़ें आप खाते हैं, जो ग़िज़ा आप इस्तेमाल करते हैं, उसे भी आपके दांतों से, आपके मुंह से गुजर के जाना होता है। अगर दांत साफ़ होंगे, मुंह की सेहत का ख्याल रखा जाएगा, बहुत सी बीमारियों से, सिर्फ दांतों या मसूड़ों की बीमारियों से नहीं, आप पेट की बीमारियों से भी बच सकते हैं, आप दूसरे मुख्तलिफ इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। तो अपने बच्चों में दांतों की सफाई की आदत डालें, टूथब्रश, मसवाक या जिस तरह से भी यानी कुल्ली करना एटलीस्ट बच्चों को सिखाएं ताकि बच्चे जो है ना उनकी दांतों की सेहत बेहतर रहे। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।